हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आपका एसएससी टेस्ट नंबर 235 इसका सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। देखो, पहला ही क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग का दे रखा है। कह रहा है किसी लैंग्वेज में ड्राइंग को लिखा जाता है CQZ VHMF। अब आगे एक वर्ड दे रखा है टर्क्योइज, उसको लिखा जाता है आपका STQPTNHRD। अब कह रहा है कलर को क्या लिखेंगे। यानी कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्या करना होता है, आपको बस ये देखना है कि जो आपको वर्ड दे रखा है उसकी कोडिंग कैसे कर रखी है। अब वो कैसी होगी, यहाँ पे आपको कुछ अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, उसमें कुछ इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज डिक्रीज अल्टरनेट ऐसे हो सकता है। उनके जो रिवर्स में नंबर है, जैसे मैं बात करूं ए को मैं पहले से एक लिखूंगा और उस साइड से रिवर्स से यदि मैं बात करूं तो ए किसको लिखूंगा, जेड को लिखूंगा। यानी ऐसे भी कर सकता है आपको, बस आपको एक पैटर्न जो फॉलो कर रहा है यहाँ पे वो आपको पहचानना है। जैसे मुझे यहाँ पे दिखा डी से मैं सी पे गया हूँ एक घटा के, यानी डी की प्लेस वैल्यू 4 है आपकी और सी की प्लेस वैल्यू 3 है, यानी एक घटा है। ऐसे ही आर से मैं क्यू पे गया हूँ, आर की आपकी 18 है, क्यू की 17, यानी एक घट रहा है आपका। देखो ए से जेड, फिर डब्ल्यू से वी, आई से आपका एच, एन से एम और जी से एफ। देखो यही सेम पैटर्न आपका यहाँ पे फॉलो हो रहा है। टी की प्लेस वैल्यू 20 है, एस की 19 है, यानी एक कम होके आ गया। या रिवर्स में यदि मैं बात करूँ तो इसमें मैं एक जोड़ूंगा, यानी इससे आगे वाला अल्फाबेट या फिर इससे पीछे वाले अल्फाबेट आपको दे रखे हैं। जैसे टी से पहले एस आता है, यू से पहले टी आता है, आर से पहले क्यू आता है, या फिर उल्टा एस टी टी यू क्यू आर ऐसे दे रखा है। बस आपको अब ये ढूंढना है कलर को क्या लिखेंगे। यानी देखो कलर से यदि मैं उसकी कोडिंग पे जा रहा हूँ तो एक एक कम करके चले जाओ। जैसे सी से पहले बी आता है, ओ से पहले एन आता है, एल से पहले के आता है, ओ से पहले फिर एन आता है और आर से पहले क्यू आता है, यानी बी एन के एन क्यू। ये आपका आंसर है, वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ये आपको शिलॉक दे रखा है। ये कह रहा है स्टेटमेंट 3 आपकी आदि सही है, तो उनको कंसीडर करते हुए ये बताओ कौन से कंक्लूजन सही होंगे। तो वेन डायग्राम की हेल्प से अपन करेंगे। देखो फ्यू चिप्स है, यानी कुछ चिप्स केक है, ये कुछ चिप्स है, ये केक है। फिर कह रहा है सभी केक आइसक्रीम है, यानी ये सभी केक है वो आइसक्रीम है। सभी आइसक्रीम है वो मिठाई है, यानी स्वीट्स है। ये देखो अब क्या कह रहा है सम स्वीट्स आर केक, यानी कुछ मिठाई केक है। देखो ये सारी क्या है, स्वीट्स है यानी मिठाई है। अब मिठाई का जो ये पार्ट है वो क्या है, केक है। यानी ये सभी केक है, उसके ऊपर मिठाई है, तो मिठाई का जो ये पार्ट रहेगा वो क्या है, केक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, यानी कुछ स्वीट्स है वो केक है। अब कह रहा है कुछ आइसक्रीम है वो केक है। देखो देखो ये सारी आइसक्रीम है। अब आइसक्रीम के अंदर ये कुछ जो पोर्शन है वो क्या है, केक है, तो अपन कह सकते हैं कुछ आइसक्रीम, यानी आइसक्रीम का जो ये पार्ट है वो केक है। ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा क्या कह रहा है, सभी केक है वो स्वीट्स है, यानी मिठाई है। देखो सभी केक्स आइसक्रीम है और सभी आइसक्रीम स्वीट्स हैं, तो सभी केक भी क्या होगा, स्वीट्स होंगी। क्यों, क्योंकि जो इसका डायग्राम है केक का हमेशा स्वीट्स के अंदर बनेगा। तो यानी तीनों फॉलो कर रहे हैं इसमें। ऑल कंक्लूजन 1 2 एंड 3 फॉलो। नेक्स्ट है, ये आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करने और बताना है तीसरा क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, जहां पे भी आपको बहुत सारे अल्फाबेट्स दिखेंगे, जहां पे आपके कॉमन अल्फाबेट्स दिख रहे हैं वहां तक मार्क कर लो। जैसे UNA दिखा, UNA दिखा, UNA दिखा, UNA, UNA। अब जो आपके ABCD में पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वही आपका जो वर्ड है वो पहले आने वाला है। जैसे यहाँ पे F है, यहाँ R है, यहाँ S है, यहाँ T है, यहाँ U है, यानी सब अलग अलग दे रखे हैं, तो अपने लिए बहुत ईजी हो गया। सबसे पहले आपका F आता है, ये पहले पे आ गया। फिर R आता है, ये दूसरे पे आ गया। फिर S आता है, ये तीसरे पे आ गया, यानी एसएससी ने आपको ऑलरेडी अरेंज करके दे रखी है, तो तीसरे पे आएगा अनआस्क्ड। चौथे पे देखो फिर T आएगा। देखो A आ गया, RSTU, यानी ये पहले पे, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें पे, जो भी पूछे आप उसके अकॉर्डिंग आंसर मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट है, आपको सेट दे रखे हैं ये दो वाले। अब कह रहे हैं जो यहाँ पैटर्न फॉलो हो रहा है वो जो नीचे लिखे हैं उनमें से किस सेट में आपका सेम फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या है, एक वर्ड एक नंबर बढ़ा दे रखा है, जैसे 60, दो छोटे दे रखे हैं, तो हमें क्या करना होता है, जनरली छोटे नंबर का यूज करके बड़े नंबर तक पहुंचना होता है। वो कैसे होगा, दोनों को जोड़ के किसी संख्या से गुणा, दोनों को घटा के किसी संख्या से गुणा, दोनों को गुणा कर सकता है, कई बार स्क्वायर को ऐड कर सकता है, स्क्वायर का इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर की घटा कर सकता है, क्यूब को ऐड, क्यूब का सब्ट्रैक्शन। देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 17 और 13, यदि मैं इनको जोड़ दूंगा 30 बन जाएगा और 30 दूनी 60 के पैटर्न नीचे फॉलो हो रहा है, नीचे भी हो रहा है। 17 और 14 आपका हो गया 31, 31 दूनी 62, यानी जो दो संख्याएं आपको दे रही हैं इनको जोड़ के 2 से गुणा करनी है, ये आपकी पहली संख्या आ जाएगी। तो ये देखो नीचे वाले क्वेश्चन में कहां फॉलो कर रहा है। देखो मुझे पहला ही ऑप्शन दिखा 15 + 13 28, 28 दूनी 56, बस और चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि ऑप्शन पहला ही आ रहा है तो वही सही होगा। नेक्स्ट है, ये आपको क्या है, एक सीरीज दे रखी है अल्फाबेटिकल, इसमें आपको बताना क्वेश्चन मार्क को क्या रिप्लेस करेगा। यानी यहाँ पे जो आपकी सीरीज चलेगी, पहले 3 4 आपको अल्फाबेट दे देगा, फिर 3 4 दे देगा, फिर 3 4 दे देगा, तो यहाँ से यहाँ कुछ घट के बढ़ के आपकी वैल्यू आती है। जैसे ई है, मुझे दिखा ई से मैं एफ पे गया, एफ से क्वेश्चन मार्क है, फिर एच पे गया, फिर आई, EFGHI, यानी लगातार संख्याएं आ रही है। तो ई के बाद एफ आ गया, एफ के बाद क्या आएगा, जी आएगा, और वैसे मेरा पहला ऑप्शन ही जी है, तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं मुझे। पहला जी आ गया, दूसरा देखो क्या चल रहा है। देखो
दूसरे में क्या है, डी जी फिर एम फिर पी, यानी पहले में आपका एक एक बढ़ रहा है, दूसरे में हो सकता है कुछ और वैल्यू बढ़ जाए। जैसे डी से में जी गया, ये 4 होता है, ये आपका 7 यानी 3 बढ़ गया, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर नहीं दे रखा मुझे, फिर 13 है, फिर 16, यानी मैं समझ गया 3 3 वैल्यू बढ़ रही है। देखो 4 से मैं 7 पे गया, 7 से मैं 10 पे जाऊंगा, 10 को लिखते हैं अपन जे, फिर आई जे, यानी फिर आ गया देखो +1 +3, फिर +1 होगा फिर +3 होगा, यानी ये पैटर्न चल रहा है आपका। आई जे के, यहाँ के आ गया, आई जे के एल एम, फिर देखो पक्का 3 मिलेगा, टी से एफ 3 से 6, फिर 9, 9 पे आपका आई, जी जे के आई, ये आपका ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है, देखो ये वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होते हैं। ये कह रहा है इंटरचेंज करने के बाद दो नंबर को, दो साइन को इंटरचेंज करना है। कह रहा है कौन सी इक्वेशन आपकी है वो, इनका मान क्या होगा, यानी दो इक्वेशन दे रखी है, उसमें बोल रहा है भाग को गुणा से रिप्लेस करो, एक को 3 से रिप्लेस करो, तो आपका आंसर क्या होगा। देखो यदि आप नजर मारोगे सारे ऑप्शन अलग अलग है, ऑप्शन ए में, मतलब अगर मैं बात करूं पहले के, जैसे देखो पहले वाला इसका आंसर देगा, दूसरे वाला इसका आंसर देगा, तो यदि मैं पहली इक्वेशन को सोल्व करता हूं तो मेरे चारों ऑप्शन अलग है, तो मुझे सिर्फ पहली इक्वेशन सोल्व करनी है और मेरा उत्तर आ जाएगा। देखो रिप्लेस करो, एक को 3 से रिप्लेस करना है, भाग को गुणा से रिप्लेस करना है, यानी 6 + 4 -9, देखो यहाँ पे गुणा की जगह भाग आ जाएगा और एक की जगह 3, गुणा 3 बस 10 - 27, ये आपका आ गया -17, तो ये आपका आंसर ऑप्शन बी है, एक में ये -17। नेक्स्ट है, दूसरे वाला अपने को चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ये वही फिर आपको सीरीज दे रखी है, बताना है कौन सा नंबर आपका आएगा। देखो GARAXSUUTORU, देखो यहाँ पे पहले तो ये देखो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, देखो जी से ए गया, ए से यू, यू से ओ, यानी आपको कुछ बढ़ेगा या घटेगा। देखो GAUO, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख दो, 7 1 21 और 15। यहाँ पे आप देखोगे 7 से 6 घट गया, एक से देखो ABCD 26 होती है, 26 के बाद ए को 1 मैं 27 मान लो, तो 27 में से 6 गया 21 बचेगा, यहाँ भी 6 कम हुआ है, यहाँ भी 6 कम हुआ है, तो यहाँ भी 6 कम होगा। ओ 15 है, 15 में से 6 गया 9, यानी मेरा पहला अक्षर आ गया आई। जब पहला आई आया तो मेरे दो ऑप्शन कट गए, अब मुझे सिर्फ लास्ट चेक करना है, आंसर दे देगा मेरा, क्योंकि लास्ट सब में अलग है। देखो दूसरे वाले भी चेक कर सकते हो, लेकिन लास्ट में मुझे क्या दिख रहा है, RSTU, यानी लगातार चल रहे हैं, तो अब वी आएगा, तो पहले आई आखिरी में वी, आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है आपको लेटर क्लस्टर दे रखा है, वो किसी तरह एक जैसे हैं और एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। कह रहा है कि जो लेटर क्लस्टर इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। देखो यहाँ पे जो आपके 4 अल्फाबेट्स होंगे, इनमें लॉजिकल 90% में एक ही लगता है कि जो आपका डिफरेंस होगा पहले से दूसरे अल्फाबेट, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, वो 3 में तो सेम होता है, एक में अलग होता है। देखते हैं इसमें क्या रहेगा, जैसे WPUQ, दूसरा है MEAF, तीसरा है BXCYZLXM। इनकी जो प्लेस वैल्यू आप वो रखो, जैसे 23 16 21 17 13 5 11 और 6, यहाँ पे 2, ये आपका आ गया 24 3 25, ये 26, ये 24, ये आपका 12 और ये 13। यहाँ पे बस ये आपको ये देखना है कि जो वैल्यू है वो डिफरेंस है, वो आपका किन का, मतलब कौन से में आपका डिफरेंस सेम चल रहा है और किस में अलग है। जैसे देखो मुझे यहाँ पे ये दिखा कि मैं 23 में से 2 घटा दूं 21 पे आ जाऊंगा, और 16 में एक जोड़ दूं 17 पे आ जाऊंगा, यानी अल्टरनेट का भी आपका डिफरेंस चल सकता है। यहाँ पे मैंने देखा 13 में से 2 घटा दूं 11 पे आ जाऊंगा, अब 5 में एक जोड़ दूं 6 पे आ जाऊंगा, यानी पहले से तीसरे में जाने के लिए मुझे 2 घटाना पड़ रहा है और दूसरे से चौथे में जाने के लिए एक जोड़ना पड़ रहा है। ऐसे यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे आपका उल्टा हो गया, यहाँ एक जोड़ दिया, यहाँ एक जोड़ दिया, यहाँ पे देखो फिर 2 माइनस कर दिया और फिर एक प्लस माइनस कर दिया, यानी यहाँ पे देखो आपका ये -2 था, ये +1 था, यहाँ -2 था, यहाँ +1 था, यानी -2 + 1 -2 + 1 -2 + 1। अब जिसमें पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है वो आपका BXCY, तो यही आपका अलग है। नेक्स्ट, ये वही आपको ओड बताना है। देखो आपको संख्या दे रखी है, संख्या एक दूसरे के आसपास है, तो पहला जो तरीका अपना करने का रहता है वो है अपना डिफरेंस देखना, क्या कोई सेम डिफरेंस तो नहीं चल रहा है। देखो जैसे ही मैं चेक करूंगा, यहाँ पे 57 से 53 पे गया, 53 से 49 पे गया, यानी वैल्यू घटी 4 फिर घटी 4, यहाँ पे 4 घटी, यहाँ पे 4 घटी, यहाँ पे फिर 4 घटी, यहाँ पे फिर 4 घटी। अब आगे वाला देखो, यहाँ पे तो 4 घटा है लेकिन यहाँ पे 6 घटा है, बाकी में क्या है 4 4 घट रहा है दोनों जगह, तो जो अलग है ये दिन में से इस लॉजिक के आधार पे, तो आपकी ऑप्शन डी है। कोई भी एक लॉजिक लगा दो, अब लॉजिक एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, आपका एक लॉजिक सही होना चाहिए बस। देखो अब ये कह रहा है कौन से दो साइन और दो नंबर है मैं इंटरचेंज करूं कि इक्वेशन मेरी करेक्ट हो जाए। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या करते हैं अपन, ऑप्शन से रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं यदि हो रहे हैं तो। जैसे वो ऑप्शन से रिजेक्ट करेंगे, पहले हम डिवाइड से रिजेक्ट करेंगे, फिर अपन गुणा से रिजेक्ट करेंगे। अब डिवाइड देखो कहाँ पे है, जैसे डिवाइड मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। अब देखो इनसे रिजेक्ट करने की कोशिश करो, यदि कोई रिजेक्ट हो रहा है तो कह रहा है 456 को मैं 45 से रिप्लेस कर दूं, यानी 45 की जगह 456 आ जाए और इसकी जगह ये आ जाए, और मैं माइनस को भाग से रिप्लेस कर दूं,
यानी मेरी इक्वेशन है देखो ये कह रहा था किन दो साइन और किन दो नंबर को रिप्लेस करूं कि जो मेरी इक्वेशन है वो सही हो जाए। देखो पहले कह रहा है 456 और 45 को रिप्लेस कर दो, भाग और माइनस को रिप्लेस कर दो, यानी 45 आ जाएगा 456 की जगह और 456 45 और दोनों के बीच में आ जाएगा भाग। क्या ऐसा पॉसिबल है 45 456 को कंप्लीट डिवाइड कर दे, या फिर 456 है वो 45 को कंप्लीट डिवाइड कर दे? ये कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन आपकी बन जाएगी 45/456 जो आपको परफेक्ट वैल्यू नहीं देगी, तो यानी ये मेरा उत्तर नहीं हो सकता। ऊपर वाले पे चलो, देखो कह रहा है 45 को 12 से रिप्लेस कर दो और प्लस को भाग से रिप्लेस कर दो। देखो प्लस की जगह भाग आ जाएगा, यहाँ पे प्लस कहां पे, यहाँ पे। अब आपका आ गया 78 भाग में 456 और रिप्लेस किया है 12 और 45 को, देखो इन दोनों को रिप्लेस कर दिया, लेकिन इनमें से किसी को नहीं छेड़ा है, तो यानी आपकी जो इक्वेशन है वो 78 भाग में 456 आ गया, तो आपको परफेक्ट वैल्यू नहीं देगी, यानी अपने को 519 निकालना, पॉइंट में वैल्यू देगी, जो पॉसिबल नहीं है। अब बच गए दो ऑप्शन, या तो एक को कर लो, दूसरा अगर उससे आंसर आ ठीक है, नहीं तो दूसरा आंसर, या फिर इनमें से भी रिजेक्ट करने की कोशिश करो। जैसे मैं गया पहले ऑप्शन पे, पहले में देखो 12 और 4 को रिप्लेस किया गया है और माइनस को गुणा से रिप्लेस किया गया, यानी इन दोनों को बदल दे और इन दोनों को बदल दे और आपका क्या करे, माइनस की जगह गुणा ले आई, यानी 456 गुणा 45, यानी आपकी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। 456 को मैं 45 से गुणा करूं हजारों में चली जाएगी, फिर कुछ भी आप जोड़ते रहो घटाते रहो 519 नहीं देगी, यानी ये भी मेरा गलत है। तो यदि कोई ऑप्शन सही होगा तो वो है सिर्फ ऑप्शन बी, बस। या तो इतना ही छोड़ के आप चले जाओ, या फिर आप मन की शांति के लिए इसको पूरा भी कर सकते हो। देखो सोल्व करने की कोशिश करो। कह रहा है 78 को 456 से रिप्लेस किया, 78 456 की जगह 78, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों आपके यहाँ पे हैं, फिर भी कर लो। 456 यहाँ लिख दिया प्लस 78 यहाँ लिख दिया। अब कह रहा है भाग को और गुणा को रिप्लेस करना है, -45, देखो भाग में 12 आ जाएगा और गुणा में 4, 4 3 12, 3 पे 15। अब सिर्फ लास्ट डिजिट जोड़ के देख लो, देखो 6 और 8 14, 4 और वहां 5 है, तो 14 में से 5 गया, आपका 9 बचेगा ही बचेगा, और आखिरी में क्या है 9 है। तो अब इसको करके देख लेना, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट है, ये आपको मिसिंग नंबर आपको निकालना है सीरीज का। देखो इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, हो ही नहीं सकता। 23 25 27 इससे पूछोगे ना तो इवन 5वीं क्लास में वो बता देगा कि क्या है, सब में दो दो जोड़ रखा है, या फिर ये विषम संख्याएं दे रखी हैं लगातार, 23 2 25 25 2 27, 27 के बाद क्या आएगा 129, और फिर क्या 131 और 133। नेक्स्ट है, तो ये आपको फिगर ढूंढना है, ऑप्शन फिगर है वो आपको इसमें ढूंढना है जो आपके ऑप्शन है, और इसमें क्या करो रोटेशन अलाउड नहीं है, यानी जो मिलेगा सीधा दिखेगा। देखो कहां पे दिख रहा है ये वाला, देखो मुझे दिख गया। यदि मैं बात करूं ऑप्शन सी की, तो यहाँ पे नजर मारो, यहाँ 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 और यहाँ, यानी आपका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है ए इंटू बी का मतलब है ए बी का फादर है, ए माइनस बी का मतलब है ए मदर है बी की, ए प्लस बी का मतलब है ए ब्रदर है बी का। कह रहा है कौन सा इक्वेशन बता रहा है, क्यू इज द सन ऑफ पी, यानी इसी को दूसरी भाषा में बोलूं मैं, पी इज द फादर ऑफ क्यू, यानी पी फादर है और क्यू सन है। तो पी फादर वाला रिलेशन मेरे को याद दे रखा है, ए इंटू बी, ए इज द फादर ऑफ बी, यानी यदि मुझे ये पता लग जाए पी प्लस क्यू कहीं दे रखा है तो मेरा वो आंसर होगा। अब देखो सीधा ही दे रखा आपको, अच्छा इंटू, सॉरी प्लस नहीं है, इंटू पी इंटू क्यू, यानी पी इंटू क्यू का मतलब है पी फादर है क्यू का। अब ये वाला मुझे दो ऑप्शन में दिख रहा है, देखो पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू, अब इनको रिजेक्ट कर दो। अब दो ऑप्शन बच गए, इसमें भी देखो दो ऑप्शन में कई बार क्या होगा, ऊपर आप जल्दबाजी में एक बार चेक कर लेना क्यू का जेंडर क्या है, क्योंकि कह रहा है क्यू सन है तो क्यू का जेंडर मेल होना चाहिए। जैसे ऑप्शन में 4 में गया तो अब क्यू माइनस आर है, तो क्यू माइनस आर का मतलब होता है क्यू मदर है आर की, यानी क्यू का जेंडर वहां फीमेल हो जाएगा, अपने को चाहिए मेल, तो ये भी कट गया, एक ही ऑप्शन है वो ये है। तो पी इंटू क्यू आ गया, पी फादर है क्यू का, और क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर का मतलब है क्यू ब्रदर है आर का, यानी ये आपका मेल हो गया और वो फादर हो गया, तो बस आपका ऑप्शन ए सही है। क्योंकि कई बार क्या होता है अपना डी ऑप्शन पहले पे दिया होता है तो अपन जल्दबाजी में जेंडर चेंज नहीं करते, बस ये देखते हैं पी इंटू क्यू दे रखा है वो आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है यू डॉलर वी, यू सिस्टर है वी की, एट द रेट का मतलब हो गया यू हस्बैंड है वी का, स्टार का मतलब हो गया यू सन है वी का, भाग का मतलब हो गया यू मदर है वी की। अब आपको दे रखा है ओ डॉलर पी स्टार बी एट द रेट एफ, अब कह रहा है ओ एफ से किस प्रकार संबंधित है। देखो जो यहां दे रखा है वही आप ऊपर से चेक करो। पहले है ओ डॉलर पी, ओ डॉलर पी का मतलब है यहाँ ओ ले लो, यहाँ पी, ओ इज द सिस्टर ऑफ पी, यानी ओ पी की सिस्टर है। अब पी स्टार बी, पी स्टार बी का मतलब क्या है, पी इज द सन ऑफ बी, यानी ये मेल है।
ये बी का सन है। अब कह रहा है बी एट द रेट एफ, बी एट द रेट का मतलब है बी इज द हस्बैंड ऑफ एफ, यानी हस्बैंड वाइफ है। अब कह रहा है ओ का रिलेशन एफ से क्या है, तो ओ क्या है, इन दोनों की बेटी है। अब एफ मदर है, तो बेटी का रिलेशन कहाँ रहा है, ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, फिर वही आ गया आपका श्लोक। ये कह रहा है स्टेटमेंट है, कंक्लूजन बताना है। सभी ओ सी हैं, देखो ये सभी ओ हैं, ये सी है, फिर सभी सी डी है, यानी ये डी है। अब आपको कह रहा है कंक्लूजन देखो, कुछ सी ओ है, देखो ये सभी ओ हैं, सी है, मैं कह रहा हूँ ये सभी सी हैं, सी का कुछ पार्ट क्या है, ओ है, हम कह सकते हैं कुछ सी ओ है, बिल्कुल सही बात है। फिर है सम डी आर सी, देखो ये सारा डी है, और इसके अंदर क्या है, ये पार्ट क्या है, सी है, तो डी का कुछ पार्ट क्या है, सी है, बिल्कुल सही बात है। अब नो ओ इज डी, देखो कोई भी ओ डी नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों, पहला अपन पॉजिटिव सेंटेंस ऊपर दे रखी हो सम की या ऑल वाली, वहां से हम नेगेटिव ड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरा, सभी जो ओ है वो हमेशा डी के अंदर रहेगा, तो सभी ओ डी होंगे कभी भी, ऐसा कोई ओ नहीं होगा जो डी नहीं हो, तो ये बात गलत है। यानी दो ही कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं और वो है अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, एनालॉजी में पूछ रखा है, यानी पहले से दूसरे में गए, दूसरे से तीसरे में गए, अब पहले से दूसरे में, तीसरे से चौथे में, अब पांचवें से छठे में कह रहा है कैसे जाएंगे। देखो एबिलिटी से आपको लिख दिया ये, क्रोनिक को लिख दिया ऐसा, अब कह रहा है हैविली को कैसे लिखेगा। अब यहां से यहां आपका क्या किया गया है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ए बी आई एल, ए बी आई एल यानी उल्टा कर दिया पहले चार को, एल आई बी ए लिख दिया, और फिर अगले तीन को फिर उल्टा करके लिख दिया वाई टी आई। आगे वाले में देखो पहले चार को उल्टा ओ आर एच सी, देखो ओ आर एच सी, फिर आपको उल्टा सी आई एन, ऐसे ही यहाँ पे कर दो, तो यानी वी ए ई एच और वाई एल आई, ये जहां पे है वो मेरा आंसर है, वी ए ई एच वाई एल, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ये आपको बताना है सिलेक्ट द फिगर, इसके अंदर से कौन सा क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर सकता है। देखो आप फिगर में यदि ऑब्जर्व कर रहे हो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको एक दिखा, ऊपर कुछ सर्कल का एक आधा सा पार्ट है, यहाँ पे आपको तीन दिखे, फिर तीन दिखे, फिर आपको चार दिखे, फिर चार दिखे। अब देखो यहाँ पे यानी एक फिगर था, ऐसे कई बार क्या करती है, पहला फिगर नहीं देती है, पहले डायरेक्ट दूसरे से स्टार्ट करती है, तो इस फिगर को भूल जाओ, जहां पे पेयरिंग हो रही है उन फिगर को देखो, देखो यहाँ से यहाँ की पेयरिंग हो रही है, ये तीन थे, ये तीन है, यहाँ से यहाँ की पेयरिंग हो रही है, ये चार थे, ये चार है, अब जो भी आएगा उसमें पांच होंगे, ये बात तो पक्की है। तो पांच किस में है, पांच देखो इन तीनों में है, इसको डी को काट दो। दूसरा, अब पहले से मैं दूसरे में गया, यहाँ पे इसको छोड़ दो, दूसरे से तीसरे में, देखो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ये आपका छठा है। अब आपको सातवां निकालना है, देखो दूसरे से तीसरे में गया, चौथे से पांचवें, सॉरी छठा निकालना है, दूसरे से तीसरे में गया मैं, क्या हुआ है, यदि आपको डायरेक्शन की थोड़ी बहुत भी सेंस है कि हमारी डायरेक्शन क्या होती है, तो यानी देखो ये वाला डायग्राम है, इसको आपका क्या गया, सिर्फ इन पे फोकस करो, बाकी किसी पे फोकस मत करो, ये वाला, इसको ये पहले इस दिशा में थे ऐसे, इसको अब इस दिशा में आ गए, यानी 45 डिग्री घुमाया गया है यहां से यहां। अब चौथे से यदि मैं पांचवें में आऊंगा, देखो चौथे में आपका मुंह आ गया यहाँ पे आ गया, और पांचवें में फिर यहां घुमा दिया, यानी यहां भी 45 डिग्री घुमा गया। अब मुझे यदि ये पता लग जाए मैं तीसरे से चौथे में कैसे गया हूं, तो ऐसे ही मैं पांचवें से छठे में चला जाऊंगा। देखो तीसरे में चौथे में, दूसरे से मैं तीसरे में गया, तीसरे से चौथे में कैसे गया हूं, तीसरे में इसका मुंह था यहाँ, यहाँ मुंह था, उसके बाद अब इसका मुंह हो गया यहाँ, यानी यहां से यहां मेरा कितना डिग्री घुमा है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से भी अगला जो फिगर आएगा वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, यानी अगला फिगर आपका यहाँ है। अब यहां से मैं घुमाऊंगा 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, यानी जो अब फिगर होगा उसका मुंह इस साइड होगा, ये जो है वो इस साइड होगा, और उसमें पांच आपके ये अर्ध सर्कल से बने होंगे। अब वो फिगर ढूंढो जिसमें इसका मुंह इस साइड है, वो एक ही है, ऑप्शन ए, ये इस साइड मुंह है, और एक दो तीन और दो पांच इसमें बने हुए हैं, बस कोई और चेक करना ही नहीं अपने को। नेक्स्ट है, कोई भी एक लॉजिक पकड़ लो, उसके अकॉर्डिंग चलते रहो। ये कह रहा है तीन डिफरेंट पोजीशन आपको दे रखी है डाइस की, अब नंबर बताना है अपोजिट फेस नंबर दो के। देखो पहला दूसरा यदि मैं डाइस लूं तो मुझे दिख रहे हैं दो और तीन, दो और तीन कॉमन है, दो और तीन कॉमन है, यहाँ से मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूँ पांच के अपोजिट छह होगा। यदि मुझे अलग निकालना है तो मुझे इनमें से कोई एक डाइस और तीसरे डाइस के साथ लेना ही पड़ेगा, जहां पे आपका कुछ संख्या कॉमन हो। अब यहाँ देखा मैंने तीन है, यहाँ तीन है, बस जहां पे आपका जो कोरस्पोंडिंग है, ऊपर ऊपर वाला यदि नंबर बराबर है, नीचे नीचे वाला कोई एक बराबर है, इस साइड वाला बराबर है, तो जो आपके कोरस्पोंडिंग होते हैं, जैसे ऊपर वाला बराबर होगा तो ये साइड वाला इसके अपोजिट होगा, ये वाला इसके अपोजिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे यदि अपन एक आगे जाएंगे तो यहाँ से एक आगे इसमें जाएंगे। तो अब क्या पूछा था आपसे, दो के विपरीत पूछा था, दो के विपरीत हो जाएगा चार, तो ये आपका आंसर, या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मूवमेंट कर लो। नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कौन से दो नंबर
जो गिवन ऑप्शन है इंटरचेंज करूं मैं, इक्वेशन मेरी करेक्ट हो जाए। इसको रिप्लेस अपन ऐसे ही करेंगे भाई, जहां पे आपका देखो यहाँ पे परफेक्ट वैल्यू दे रखी है, तो वो परफेक्ट वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जो डिवाइड है। सबसे पहले देखो ऐसे क्वेश्चनों में अपन को डिवाइड वाला रिजेक्ट करना है कि कहीं डिवाइड की जगह ऐसी वैल्यू तो रिप्लेस कर रहा जो मेरी उसको परफेक्ट वैल्यू ना बनाए। और जैसे ट्राई करो, जैसे कह रहा है गिवन ऑप्शन में से इंटरचेंज करें, तो जो संख्याएं इसके अंदर दे रखी हैं उन्हीं को पहले प्रायोरिटी दो इंटरचेंज करने की। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन डी में यदि मैं जाऊं, कह रहा है 66 को 36 से रिप्लेस करो। यदि 36 की जगह 66 आ जाएगा तो 66 भाग में 12, क्या वो परफेक्ट वैल्यू देगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वो कटेगा ही नहीं। तो ये मेरा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरे पे चलो 4 और 8 को रिप्लेस कर दो मैं, ये मेरा हो सकता है। फिर 66 और 65 को रिप्लेस कर दो मैं, ये मेरा हो सकता है। फिर 6 और 8 को यदि मैं रिप्लेस करूं, 6 और 8 यानी 6 यहाँ है 8 यहाँ है, ये भी मेरा हो सकता है। देखो अब ऑप्शन बचे हैं आपके पास 3, एक रिजेक्ट हुआ है। अब आपको, अब आपकी स्पीड पे डिपेंड कर रहा है ये कि कौन सा आप स्पीडली आप कौन सा वैल्यू रख के इसको करते हो। देखो अब यदि मैं पहली वैल्यू रखूं 6 और 8, देखो यहाँ पे 256 का रूट 16 हो जाएगा, जल्दी से करना है अपने को। भाग में 4 इसकी क्यूब प्लस 6 की जगह 8, 8 का स्क्वायर माइनस 12 गुणा 6 प्लस 66 प्लस 3, ये आना चाहिए मेरा 65। सिर्फ लास्ट डिजिट का यूज करके अपने को देखेंगे कि आखिरी में 5 आ रहा है। देखो यहाँ पे 4 गया, 4 की क्यूब 64 प्लस यहाँ पे 64 माइनस 72 प्लस 66 प्लस 3 इज इक्वल टू 65 आना चाहिए मेरा। आखिरी डिजिट लो, 4 4 8, 8 में से 2 गया 6, 6 और 6 12 और 2 और 3 5, यानी हो रहा है ये। बस जोड़ के देख लो, यदि हो रहा है तो यही मेरा आंसर होगा। देखो 64 64 128 माइनस 72 प्लस 66 प्लस 3, यानी 65 बनाने के लिए देखो 128 यानी नहीं होगा ये, क्योंकि वैल्यू बढ़ी जा रही है। जैसे 128 है उसमें मैं 66 जोड़ूंगा और फिर 3 जोड़ूंगा यानी 69 जोड़ूंगा और 72 माइनस करूंगा तो मेरा 125 के आसपास आएगा, यानी ये ऑप्शन नहीं है। दूसरे में चलो 66 और 65 को देखो, 66 को 65 से यदि मैं रिप्लेस करता हूँ इसी इक्वेशन में, ये मैंने रिजेक्ट किया है, इसको मैं वहां ले जाऊं उसको यहाँ ले जाऊं तो भी मेरा ये वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 128 आ रही है, तो ये मेरा नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन था? दूसरा भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहला किया, पहले के बेस पे दूसरा रिजेक्ट किया। अब तीसरा वाला देखो रख के, 256 है 16 आ गया, 16 भाग में आपका 8, 4 की जगह 8 हो गया इसकी क्यूब प्लस 6 की क्यूब 6 का स्क्वायर यानी डायरेक्ट 36 लिख लो माइनस 12 गुणा 8 यानी 12, 8 की जगह 4 हो गया 48 प्लस 66 प्लस 3, क्या ये 65 दे रहा है? ये देखो बस अब ये 2 गया, 2 की क्यूब 8 यानी यहाँ पे आ गया 8 प्लस 36 माइनस 48 प्लस 66 प्लस 3 इज इक्वल टू 65। देखो क्या ये वैल्यू दे रहा है? अब 36 और 8 44, 44 में से 48 गया, माइनस का 4, माइनस का 4 और प्लस का 3, माइनस का 1 और 66 माइनस 1 65, यानी मेरा आंसर आ गया ऑप्शन सी। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जहां पे थोड़ा टाइम भी लग सकता है आपको। नेक्स्ट है, आपको फिगर सेलेक्ट करना है ऑप्शन में से जो रिप्लेस कर सकता है क्वेश्चन मार्क को। देखो पैटर्न फॉलो क्या कर रहा है वो देखो, ई एफ था, फिर यहाँ जी एच आ गया, अब यहाँ के एल है, यानी ई एफ जी एच, अब यहाँ पे आई जे, अब जो नीचे आएगा वो आई जे आएगा। अब आई जे किस किस में है? इसमें और इसमें है, इन दोनों को काटो। अब इस तीर के डायरेक्शन देखो, ये यहाँ है, इसमें यहाँ है, यानी और इसमें यहाँ है, तो इसमें पक्का यहाँ होगा। तो यहाँ तीर किस में है? तो यहाँ तीर सिर्फ ऑप्शन ए में है, इसको काटो, यानी इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, देखो ये वही है, आपको एक सेट दे रखा है, यानी ये वाले सेट दे रखे हैं, इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वही आपको देखना है कि नीचे जो ऑप्शन है उसमें से किस में पैटर्न फॉलो हो रहा है, और नंबरों को तोड़ना नहीं है, यानी 13 को अपन 1 और 3 नहीं लिख सकते, जैसे 25 है उसको 2 और 5 नहीं लिख सकते। अब देखो यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रही है, यदि मैं बीच वाली का स्क्वायर करता हूं वो पहली और तीसरी का प्रोडक्ट के बराबर है, ऐसे ही बीच वाले का स्क्वायर 100 हो गया, ये बराबर है 25 इंटू 4 के 100, बस एक पैटर्न है। अब नीचे ऑब्जर्व करो, जैसे 3 का स्क्वायर 9 करूंगा मैं, ये काट दो, 20 का स्क्वायर 400 करूंगा, ये काट दो। अब 36 का स्क्वायर यानी 36 इंटू 36, ये 6 इंटू 216, ये मेरा बिल्कुल सही जवाब है। कैसे? देखो 216 क्या होता है? 36 गुणा 6, यानी एक 6 मैं कॉमन ले लूँ तो ये भी 36 गुणा 36 हो जाएगा, तो 36 गुणा 36, 36 गुणा 36 ये आंसर है, आगे वाला होगा ही नहीं, एक ही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगर किसी लैंग्वेज में टॉप को 102 लिखा जाता है, बेड को 14 लिखा जाता है, डॉग को क्या लिखा जाएगा? देखो इनके जो आपका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो
उनको जोड़ो सबसे पहले। तो जो ये संख्या है या तो उनका मल्टीपल होगी डायरेक्ट, या फिर इसका रिवर्स का सम करेंगे उसका मल्टीपल होगी। साइंस यही रहते हैं। या फिर यहाँ पे डिजिट दे रखी है उसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट जुड़ के उसका डबल या ट्रिपल होता है, या फिर जितने आपके वोवल हैं कंसोनेंट है वो आपका ऐड होके उसका डबल ट्रिपल होता है। बहुत सारे लॉजिक है इसके। देखो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे दिखा 2 1 4, यानी 4 2 6 और 1 7, 7 का दुगुना 14। क्या यहाँ भी ये फॉलो कर रहा है? देखो 20 15, 20 और 15 35, 35 और आपका पी 16, 35 में 16 जोड़ूंगा 51, 51 दूनी 102 हो रहा है। तो बस डी ओ जी, देखो डी को 4 लिखूंगा, ओ को 15 लिखूंगा, जी को 7 लिखूंगा। तो ये क्या आ गया 11 26, 26 दूनी 52। ये आपका आंसर है, यानी प्लेस वैल्यू को जोड़ के 2 से गुणा कर रखिए। नेक्स्ट है, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है फिफ्थ क्लस्टर, ये उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला दूसरे से, तीसरा चौथे से। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है LAMP, यानी ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट रूप से आपको यहाँ दे रखा है। इसको लिखते हैं अपन RQGT। तो सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो, जैसे 12 1 13 और 16, यहाँ पे 18, यहाँ पे 17, यहाँ पे 7, यहाँ पे 20। अब आप ऑब्जर्व करोगे नहीं यहाँ पे कहाँ पे, देखो या तो वैल्यू आपकी फॉरवर्ड में बढ़ेगी 12 से 18, 1 से 17, या फिर रिवर्स में 12 से 20, 1 से 7, 13 से 17, 16 से, या फिर क्रॉसिंग होगी, इन दो की क्रॉसिंग, इन दो की क्रॉसिंग, या फिर पहले 3 की क्रॉसिंग फिर आखिरी में 1 बढ़ेगा। ये 3 ही मेथड होते हैं आपके। देखो यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ 16 से 18 गया 2 बढ़ गया, 13 से 17 गया 4 बढ़ गया, 1 से 7 गया 6 बढ़ गया, 12 से 20 गया 8 बढ़ गया। यानी क्रॉसिंग में आपका +2 +4 +6 +8 बढ़ रहे हैं। क्या यहाँ पे फॉर्मूला आपका लग रहा है? एक में ही चेक करो, जैसे ई है आपका, ई है, इसको लिखेंगे हम GQJO। देखो ई 5 होता है, जी 7 होता है, 2 बढ़ गया। यहाँ पे जी 7 होता है, ये 15 होता है, 8 बढ़ गया। यही चीज बढ़ रही है, बस अब बढ़ा दो GOAT। इसमें 2 जोड़ोगे 20 है, ये 22 आपका V आ जाएगा। और इसमें देखो पहले में 2 जोड़ा, इसमें 4 जोड़ दो, ई 5 आ जाएगा। इसमें 6 जोड़ दो, 15 और 6 21 U आ जाएगा। इसमें 8 जोड़ना है, 7 और 8 15, 15 पे O, यानी VEUO। ऑप्शन सी आपका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है, यानी आपको ये एक टाइप से सीरीज ही दे रखी है, बस आपको ये बताना पहले से दूसरे पे कैसे जाएंगे, दूसरे से तीसरे पे कैसे जाएंगे, सॉरी पहले से दूसरे, तीसरे से चौथे और पांचवें से छठे पे कैसे जाएंगे। देखो 6 से अपने को 12 पे जाना है, 6 दूनी 12 जा सकते हैं, लेकिन 9 से 21 ऐसे नहीं जा सकते अपन। देखो यहाँ पे मुझे पता है 12 है 21 है, अब 7 या 21 होते हैं, और एक 7 या 21, और यहाँ पे 4 या 12 होते हैं। अब 7 पे जाने के लिए मुझे 2 घटाना पड़ेगा, 4 पे जाने के लिए मुझे 2 घटाना पड़ेगा, यानी जो संख्या है इसमें से 2 घटा दो 4 हो गया। इसको मैं 3 से गुणा करूंगा 12 आ गया। ऐसे ही 9 है, 9 में से 2 घटा दो 7 आ गया, 3 से गुणा किया 21 आ गया। अब मेरे को दे रखा 3, 3 में से 2 घटा दो 1, और 1 को 3 से गुणा कर दो 3, तो मेरा आंसर है 3। और भी आंसर पॉसिबल है इसके अलावा, बस ये अपने माइंड में क्या आता है उस टाइम। रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑप्शन फिगर सेलेक्ट करना है जिसमें आपका जो गिवन फिगर है वो एम्बेडेड है और रोटेशन आपको घुमाना नहीं है। देखो इसमें से कौन सा है? देखो नजर मारो एक बार सब सब पे नजर मारो, कौन सा हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये वाला। ये कहाँ है? देखो ये वाला, ये रहा, यहाँ 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 और यहाँ, यानी आपका ऑप्शन डी। तो ये तो था रीजनिंग। अब अपन डिस्कस करते हैं मैथ। तो अब चलते हैं मैथ पे। देखो मैथ का पहला क्वेश्चन कह रहा है, आपको टेबल दे रखी है नीचे, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दर्शाया गया। आपको बताना है जो क्रय मूल्य उसका औसत और जो विक्रय मूल्य है उसका औसत, उनके बीच में क्या अंतर है। देखो क्या करना है इसमें आपको, पहले तो सभी कॉस्ट प्राइस को जोड़ दो और उसका औसत निकालना है तो बटे 4 कर दो, फिर सेलिंग प्राइस को जोड़ दो, उसका औसत निकालना है 4 कर दो। दूसरा मेथड, पहले मैं कॉस्ट प्राइस निकालूं फिर सेलिंग प्राइस निकालूं और उसमें से ये घटा के बटे 4 कर दो, तभी सेम वैल्यू देगा। तीसरा मेथड क्या है, देखो सेलिंग प्राइस आपको सब में बड़ा दिख रहा है तो क्या करो, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओ क्योंकि डिफरेंस ही लेना है, और बटे 4 कर दो सबको जोड़ के। देखो 750 में से 650 गया, मेरा 100 बच गया। अब 450 में से आपका 70 गया, ये मेरा 80 बच गया। फिर मेरा 650 में से 450 गया, 200 बच गया। फिर आपका 650 में से 90 गया, 60 बच गया। बस सबको जोड़ के 4 से डिवाइड कर दो। देखो 300 ये हो गया, क्या 140 हो गया, तो टोटल 440 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा 110 आ जाएगा। बात आपकी वही पड़ेगी, सबको जोड़ के 4 से डिवाइड, सबको जोड़ के 4 से डिवाइड, जब घटाएंगे तो आपका 110 ही आएगा। तो मैंने डायरेक्ट डिफरेंस को 4 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 2 स्टेशन है आर और एस है, वो 400 किलोमीटर अपार्ट है दूसरे से, ये ए है ये बी है। एक ट्रेन आर से एस के लिए लीव करती है और दूसरी एस से आर के लिए लीव करती है और 10 घंटे बाद मिलते हैं। ये कह रहा है स्पीड जो पहली ट्रेन की वो 4 किलोमीटर ज्यादा है सेकंड ट्रेन से, कह रहा है स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन क्या।
निकालने के बहुत सारे मेथड है, जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ वो एक बार समझने की कोशिश करना। देखो इनके बीच में है 400 किलोमीटर की दूरी। देखो ये कह रहा है दोनों ट्रेन 10 घंटे बाद मिली है, यानी ये आपकी मान लो एक्स ट्रेन है, इसकी एक्स स्पीड है, इसकी वाई स्पीड है। ये जब चल रही है ये एक्स किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, ये वाई किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दूरी को कम करते करते आज से आ रही है। देखो ये कह रहा है जो पहली ट्रेन है वो 4 किलोमीटर पर आवर ज्यादा चलती है, यानी मैं 1 घंटे की बात करूंगा, 1 घंटे में ये जितना चलेगी उतना ही ये वाली उससे 4 किलोमीटर ज्यादा चलेगी, यानी 1 घंटे में 4 किलोमीटर ज्यादा चली। ये जब मिल रही है आपकी वो 10 घंटे में मिल रही है, तो यानी वो उससे 40 किलोमीटर ज्यादा चली है। अब देखो 400 किलोमीटर है, ये कहीं पे बीच में यहाँ पे मिलेंगी। अब ये वाली जो ट्रेन है पहले वाली दूसरे वाली से 40 किलोमीटर ज्यादा चली है, यानी क्या करो, देखो 400 है जो किलोमीटर दे रखा हो, उसमें से पहले तो 40 घटा दो, क्योंकि ये 40 घटा के मुझे जो फास्ट है उसको देने हैं। तो यानी ये आपका आ गया मेरा 360। 360 को फिर 2 से डिवाइड कर दो, यानी 180 और 180। देखो ये 180 चली है, ये 180 चली है, प्लस जो ये 40 हमने निकाले थे ये आप उसको दे दो जो फास्ट है, ये 40 ही हो गया, यानी 220 और 180 किलोमीटर ये गई है। ये 220 गई है, ये 180 गई है, कितने घंटों में, 10 घंटों में। तो बटे 10 बटे 10, 10 घंटे वो चली है, 10 घंटे वो, उतनी दूरी उसने 10 घंटे में तय की, इसने इतनी दूरी 10 घंटे में। यदि मैं इसको काट दूंगा तो इसकी स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, इसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो अपने से पूछा था जो धीमी चलती है उसकी गति क्या है, तो वो आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और भी बहुत सारे मेथड है करने के, ये मेथड आपका बेस्ट है, ना कोई टाइम लेगा, बस आपको क्या करना है 10 घंटे में जो जितने किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है उस दूरी को घटा के दोनों को बराबर बांट दो। अब ये वाली उसको दे दो जो ज्यादा चल रही है, बटे 10 दे रखा आपको घंटे है तो डिवाइड कर दो, डायरेक्ट स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट ये कह रहा है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा है वो ए है, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बी है, तो टेंजेंट टू अल्फा का मान क्या होगा। देखो यहां से यदि मैं बात करूं टेंजेंट टू अल्फा, तो टेंजेंट टू अल्फा यहाँ पे मेरे को अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, यानी यदि मैं टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, यानी टेंजेंट ए प्लस बी, यदि मैं बात करूं ये सारा ए हो गया ये बी हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 - टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। टेंजेंट बी, अब यहाँ पे देखो यदि मैं इसको सोल्व करूंगा तो बीटा से बीटा करके मुझे टेंजेंट टू अल्फा देगा, और यही मेरे से पूछा है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, यानी ए टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा प्लस बी अपॉन 1 - ए और बी, तो यानी ए प्लस बी अपॉन 1 - ए बी, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला था, बस इसको आपको अल्फा और बीटा की फॉर्म में पूछ लिया गया। नेक्स्ट ये कह रहा है पी और क्यू है आपके दो एलॉय हैं एल्यूमिनियम और कॉपर की, अब रेशो एल्यूमिनियम टू कॉपर, देखो एल्यूमिनियम से जो कॉपर की रेशो है पी और क्यू, पी में आपकी 5:11 है, यानी 5 यदि एल्यूमिनियम है तो कॉपर 11 है, यहाँ पे 3:5 है। ये कह रहा है तीसरा एलॉय है जो वो बनाया गया है वो मिक्स किया गया पी और क्यू को इन द रेशो 1:3। देखो यदि ये 1:3 में मुझे बनाने हैं तो सबसे पहले इनकी क्वांटिटी इक्वल करनी पड़ेगी, इक्वल करने के बाद मैं इसको 1 से गुणा कर दूंगा, इसको 3 से गुणा कर दूंगा, तो क्वांटिटी उसकी 1:3 में हो जाएगी। देखो वो बनाने के लिए इनका जोड़ देखो, यदि 5 ग्राम इसका तो 11 ग्राम इसका है, दोनों का 16 ग्राम है, यहाँ पे 5 है 3 है, यहाँ पे 8 ग्राम है। यदि मैं बात करूं तो ये 16 है ये 8 है, सबसे पहले तो इनको बराबर करो, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। देखो जब मैं इसको इक्वेशन को 2 से गुणा कर दूंगा आपका ये बराबर हो गया। अब कह रहा है इसको 1:3 में मिक्स करना है, यानी एक इसका 3 इसके, तो क्वांटिटी 1:3 में करनी है तो इसको 1 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 3 से, तो नेट रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा, इसको मुझे 1 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 6 से गुणा करना पड़ेगा, यदि वो इक्वेशन जो मुझे दे रखी है वैसे ही मेरे को बनाना है। तो 1 से जैसे मैं ऊपर वाली इक्वेशन को गुणा करूंगा तो वो ऐसे ही रहेगी 5:11, दूसरी को गुणा करूंगा मैं तो 6 × 18 6 × 5 30। अब जो नेट रिजल्ट हो जाएगा उसमें एल्यूमिनियम और कॉपर कितना हो जाएगा, ये आपका 23 हो गया, ये आपका 41 हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि एल्यूमिनियम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉपर, यानी एल्यूमिनियम है वो कॉपर का कितना परसेंट है, यानी 23/41 गुना 100। देखो अप्रोक्सीमेट अपने ऑप्शन बहुत बहुत दूर दूर है, तो अप्रोक्सीमेट यदि मैं बात करूं, देखो 10% की वैल्यू मेरी 4.1 आ जाएगी, नीचे यदि मैं बात करूं, यानी मुझे 23/41 निकालना है भाई, 23/41 का कितना परसेंट है, या तो गुणा 100 करके 2300/41 कर लो डायरेक्ट, या फिर यहाँ 23/41 ही रखो। यहाँ पे देखो 10% की वैल्यू मेरी 4.1 लगभग 4 है, तो मैं 6 के आसपास जाऊंगा, 6 चौका 24, यानी मेरा 60 से थोड़ा कम आंसर होगा, यानी मैं जाऊंगा 60% से थोड़ा कम। मेरे को ऑप्शन दिख रहे हैं 60% से थोड़ा कम है 56%, पहला तो यही है, यही ऑप्शन होगा। दूसरा भाई अपन बिल्कुल श्योरिटी चाहते हैं, देखो यानी यदि मैं ले आऊं, देखो 10% मेरा 4.1 है, मैं 5 से गुणा कर दूं तो मेरा 50% आ जाएगा, 50% कितना आ जाएगा 5,
यानी 20.5 आ गया। कितने की कमी है? 20.5, यानी 2.5 की कमी है 23 करने के लिए। अब 2.5 देखो, मेरा 1% आपका यानी 10% है, वो 4.1 है। अब 2.5 आपको बताना है कितना परसेंट होगा, यानी वहां 41 है, यहाँ 25 है। देखो इसका यदि मैं 5% निकालूंगा तो 5% मेरा 2 के आसपास आएगा, यानी 5 से 10 के बीच मेरी वैल्यू रहने वाली है, 5% से 10% के बीच में। तब भी एक ही ऑप्शन है, यानी 50% तो देखो हो गया। अब जो वैल्यू है वो 5% और 10% के बीच में है, यानी 55 और आपका 60 के बीच में, तो एक ही वैल्यू है 56%। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट दिमाग नहीं लगाना है तो 2300 भाग में 41 कर दो, आप ये 56% आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक मनी है, वो उधार पे ली गई साधारण ब्याज पे 1200 अमाउंट हो रही है, यानी मिश्र धन है 1200 2 साल का, 1600 4 साल के बाद। जो बढ़ेगी वो साधारण ब्याज से आपका जो ब्याज है वो बढ़ेगा, और वो ब्याज क्या होगा? रेट परसेंट से बढ़ेगा। देखो 2 साल में 1200, 4 साल में 1600। अब 2 से 4 साल में, 2 साल का यदि मैं बात पूछूं, आपका 2 साल क्या हो गया होगा? तो आपका 2 साल का ब्याज हो गया 400, 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 1 साल का 200 हो गया होगा। क्योंकि देखो पहले प्रिंसिपल था, उसमें ब्याज जुड़ता है, और प्रिंसिपल आपका हमेशा सेम रहता है। तो जो वैल्यू बढ़ेगी, यानी मिश्र धन जो आपका बढ़ेगा हर साल, वो क्या होगा? वो ब्याज की फॉर्म, सिर्फ ब्याज होगा, वो जुड़ता रहेगा। अब देखो 1200 से 1600 हुआ है तो ब्याज जुड़ा है इसमें, 2 साल का ब्याज 400, 1 साल का 200 आ गया। अब देखो 2 वर्षों में वो 1200 होगी, तो 2 साल का ब्याज मेरा 400 आया है, और जो मिश्र धन हो रहा है वो क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। यानी जो आपका 1200 है, इसमें 400 रुपए मेरा ब्याज है, तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा? यानी प्रिंसिपल हो जाएगा, 1200 में से 400 घटा दो, 800। बस। अब देखो, अब 1 साल का ब्याज है वो क्या होता है? वो होता है मूलधन का दर परसेंट, यानी कितना रेट है, तो 200/800 होना 100, यानी जो ब्याज है 1 साल के लिए वो मूलधन का कितने परसेंट है, वो होता है रेट। तो 2 4 4 पे गया 25%, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 9 डिजिट नंबर है 342213 AB, वो डिविजिबल बाई 99 है। कह रहा है वैल्यू ऑफ 2a प्लस b क्या होगी? देखो कोई संख्या 99 से यदि डिविजिबल है तो वो 9 और 11 से डिविजिबल होगी, और 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? तो 3 4 2 2 2 1 3 AB। सबसे पहले अपन 9 से चेक करेंगे। 9 से कोई संख्या डिवाइड होगी तो उसके अंकों का योग आपका क्या होगा? 9 से डिवाइड होगा। देखो सबसे पहले क्या करो, 4 3 7 2 9, जहाँ पे 9 बन रहा है वहां पे काट दो। अब 2 2 4 4 1 5 5 और 3 8, यानी 8 प्लस ए प्लस बी। अब देखो ये जो ए और बी है, ये आपकी इनकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी 9 और 9 हो सकती है, यानी ये आपके सिंगल डिजिट है। देखो अब यहाँ पे 8 है तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? ए प्लस बी की एक तो वैल्यू 1 हो सकती है, एक ए प्लस बी की वैल्यू 10 हो सकती है मेरी, क्योंकि 10 और 8 18 हो जाएंगे, वो भी 9 से कट जाएगा। इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं है। आप ये कहो कि मैं इसको 27 बना रहा हूँ, तो a प्लस बी की जो मैक्सिमम वैल्यू वो 18 तक हो सकती है 27 बनाने के लिए, तो ये इसकी वैल्यू आपकी 19 होनी पड़ेगी, 19 और 8 27, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी ए और बी की मेरी दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो a प्लस बी का जोड़ 1 है, या फिर a प्लस बी का जोड़ 10 है। दूसरी इक्वेशन, यदि ये 11 से डिवाइड हो रही है तो आपका जो ओड और इवन प्लेसेस का डिफरेंस है वो 0 11 या 11 का मल्टीपल होता है। देखो अब ओड और इवन प्लेसेस की यदि मैं बात करूंगा तो देखो 3 2 5 2 7 3 10, यानी वो आ गया 10 प्लस 20 बी। और इनकी बात करूंगा तो मैं 1 2 3 3 और 4 7, यानी 7 प्लस ए। अब जो इनका डिफरेंस होगा वो 0 11 या 11 का मल्टीपल होगा। देखो इसमें से 1 घटा दो या इसमें से 1 घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसमें से मैं ये घटाऊंगा तो 10 में से 7 गया 3 प्लस बी माइनस ए, ये मेरा या तो 0 हो सकता है या 11 हो सकता है। 11 का मल्टीपल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए और 22 बनाने के लिए दो संख्याओं का डिफरेंस, यानी दो संख्याएं सिंगल डिजिट की हैं, उनका डिफरेंस मैक्सिमम 9 और मैं इसको 0 लूं तो 9 ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यानी डिफरेंस 9 है, तो 9 से कम 8 और 3 11 पॉसिबल है, हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका देखो टाइम लेगा थोड़ा, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। अब 3 प्लस बी माइनस ए 0, यदि मैं 0 रखता हूं तो बी माइनस ए मेरा -3 आ गया, और मैं 11 रखता हूं तो बी माइनस ए मेरा 8 आ गया। अब देखो दो इक्वेशन वहां है, दो इक्वेशन यहाँ है, आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए। यदि मैं पहली इक्वेशन की बात करूं, ए और बी मेरा 1 के बराबर है, यानी किसी संख्या का जोड़ आपका और ए और बी यहाँ पे देखो पॉजिटिव वैल्यू है, किसी संख्या का जोड़ तो 1 है और उनका जो डिफरेंस है वो आपका 8 है, यहाँ पे आपका -3 बन रहा है। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि ए और बी पॉजिटिव वैल्यू है, तो यानी ए और बी मेरा 1 नहीं हो सकता। दूसरा है ए और बी मेरा 10 है, देखो इनका जोड़ यदि 10 है तो बी माइनस ए -3 हो सकता है। आप कहेंगे देखो, यानी बड़ी में से छोटी घटाओ मैं, और मेरा क्या है -3 बचे, तो यहाँ से सोल्व करो। जैसे a प्लस बी मैंने 10 ले लिया, और यह b माइनस ए -3, यानी a माइनस बी यहाँ से यदि मैं निकालूंगा, दोनों में से a माइनस बी निकालो ताकि काटना अपना ईजी हो, या फिर इसको ऐसे भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह b माइनस ए, यह है -3,
अब यहाँ पे देखो, और जो ये वैल्यू है ए और बी की वो परफेक्ट नंबर है, पॉइंटों में नहीं आएगा। यानी देखो यहाँ से ए से ए कट गया, जो बी की वैल्यू है वो 2b की वैल्यू 7 आ जाएगी, भी 7/2 आ जाएगा, यानी 4 पॉइंट आपका जो आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 10 के साथ आप -3 नहीं ले सकते। जो दूसरी वैल्यू वो देखो, a प्लस बी है, a की बची है तो वो आपकी ठीक होगी b माइनस ए, वो 8 बच गया, यहाँ से a कट गया, यानी 2b आपका 18 आ गया और b की वैल्यू आ गई 9। अब b की वैल्यू 9 आ गई, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो a प्लस बी है वो 10 है, तो ये 9 है तो वो 1 आ गई, यानी a आ गया आपका 1। बस a की वैल्यू पॉसिबल है इनकी, वो है b 9 a 1। अब b की जगह 9 रख दो, a की जगह 1, तो 1 इंटू 2 ये आपका 2 दे देगा, और 9 में जोड़ेंगे तो 11, यानी 11 आपका आंसर है। नेक्स्ट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, अदरवाइज यहाँ से सिंपल आता है, ए और बी कहीं बीच में और होता है तो अपना वो डिफरेंस इजीली निकल जाता है। यहाँ पे क्या दोनों साथ दे रखे हैं आपको, तो 2 कंडीशन वहां बनेंगे, 2 कंडीशन यहाँ बनेंगे। ये आपको पाई चार्ट है, 8 स्कूलों में लड़कों की संख्या को दर्शाता है, 8 स्कूलों में कुल 5 जा रहे हैं, तो क्या पूछ रखा है, रेशो पूछ रखा है। देखो जब भी रेशो पूछ रखा है तो इस ऊपर वाले की कोई जरूरत अपने को नहीं होती, क्योंकि जो वैल्यू की रेशो होगी वो डायरेक्ट परसेंटेज की रेशो लो। ये कह रहा है रेशो है बॉयज की बी डी और ई में, यानी बी में 4, डी में आपका ये, और ई में 13। देखो 13 और 4 19, 19 और 25 आपका ये आ गया आपका 41, 25 4 29, 29 और 13 42, ये आ गया 42। अब देखो 42 वाला एक ही ऑप्शन है, यानी पहले वाला 42 वाला बी, तो दूसरा 41 आएगा ही आएगा, चेक कर लो। ए सी और एफ, ए 26, सी आपका 5 29, और एफ, एफ देखो कहाँ पे, एफ 10 29, ये कितना आया 26, 26 और 5 31, सॉरी 26 और 5 31, 31 और 10 41, यानी 42/41 आपका आंसर है। डायरेक्ट इनको जोड़ के रेशो ले लेनी है, क्योंकि जो अपन वैल्यू निकालेंगे, अब देखो सबकी वैल्यू 5,000 है, तो 5,000 आपका कहीं ना कहीं इसके मल्टीपल में आएगा, या अपन रेशो की बात करें सब जगह 5,000 से इक्वेट करना है, तो जो कॉमन वैल्यू है डायरेक्ट इसको सिंपल 100 मान लो, 5,000 मानो या 100 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशो निकालनी है अपने को। तो नेक्स्ट है, देखो ये आपको फिगर दे रखा है, के आई है वो आई टी के बराबर है, यानी के आई वो आई टी के बराबर है, और कह रहा है ई के है, यानी ई के ये वाला आपका बराबर है ई टी के। तो आपसे पूछा है टी ई आई, यानी ये वाला एंगल है वो क्या होगा। यदि मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला लूँ, ये मिला लिया, देखो ये साइड आपकी बराबर है, ये साइड बराबर है, ये आपको कितना दे रखा है 105, ये 150 दे रखा है। जब ये वाला 150 है तो मुझे बताओ ये जो एंगल बच गया टोटल 360 होता है, तो 360 में से 150 घटा दूंगा मैं, ये बच मेरा 210 का, यानी ये 210 के मेरे दोनों एंगल होगी। अब यदि मैं आपसे बात करूं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, देखो ये 150 दे रखा है, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, जरूर होगा क्योंकि साइड आपकी बराबर है। देखो 150 है बच गया 30, तो यानी ये 15 का हो गया, ये 15 का हो गया। अब ये वाली साइड इसके बराबर है, तो जो ये टोटल एंगल है ये आपका इस टोटल एंगल के बराबर हो जाएगा। ये 15 15 का है, तो ये जो बच गया वो थीटा थीटा का हो जाएगा। अब ये देखो ये साइड इस ट्रायंगल की साइड के ई आई और ई आई टी, दो ट्रायंगल ले ली मैंने, साइड इसकी ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये साइड इसके बराबर, तो यानी साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट यानी समरूप होगी, और समरूप त्रिभुज में आपका प्रत्येक एंगल वो बराबर रहता है। अब देखो ये वाला यदि मेरा x है तो ये वाला भी x होगा, और x प्लस एक्स 2x की वैल्यू मेरी 210 दे रखी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 105, यानी मेरा आंसर 105, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये देखो आपको वही पाई चार्ट दे रखा है, 5,000 ये हैं, आपसे पूछा रेशो। जब भी रेशो की बात करें, परसेंटेज की बात करें, तो जो ये ऊपर वाली वैल्यू होती हैं इनका कोई भी यूज नहीं होता। अब देखो ये कह रहा है केंद्रीय जो कोण है उसका आपको रेशो बताना है, तो ध्यान रखना जो केंद्रीय कोण का रेशो होगा, केंद्रीय कोण दोनों में केंद्रीय कोण वैसे ही बनेगा, इसमें भी ऐसे बनेगा, इसमें भी ऐसे बनेगा, तो जो कॉमन चीजें हैं जब अपन रेशो की बात करेंगे तो वो कट जाएंगी। तो जो डायरेक्ट आपका केंद्रीय कोण बनेगा वो आर और एस का बताना है आपको, यू और वी से, तो डायरेक्ट आर और एस को जोड़ दो, आर और एस 17 और 13 30, और आपका यू और वी, यू कहाँ है 6 और ये 9 15, बस जो जो रेशो इनकी आएगी वही आपका केंद्रीय कोण की आएगी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में बी प्लस सी 110 है, तो ए बताओ तीनों का जोड़ 180, 180 में से 110 घटा दो 70। नेक्स्ट है, ये आपको एक फिगर दे रखा है, इसमें कह रहा है एबीसी है वो 81 है,
यानी ये आपको 81 दे रखा है, ACB 9 है, तो BDC का मान बताओ क्या होगा। देखो आपको एक पता होगा कि सेम कोड से आपके सर्कल पे बने हुए एंगल, जो सेम साइड जो एंगल बनते हैं वो बराबर होते हैं, यानी जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। एक कोड से सरकमफ्रेंस पे सेम साइड बनाए हुए उस कोड द्वारा सभी एंगल बराबर होते हैं। इसके देखो ये 81 दे रखा है, ये 9 दे रखा है, यानी 90 हो गए, ये बच गया 90, ये एंगल इसके बराबर, वो भी कितना आ गया 90, तो यानी 90। तो BC आपका क्या है, डायमीटर है। ये भी पूछ सकता है आपको, क्योंकि डायमीटर ही आपका जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी बहुत बार पूछती है। इसके लिए जो आपको यदि बेसिक करना है तो देखो 2 को इस साइड ले जाओ, यानी x-2 इस साइड आ गया, उस साइड बच गया -2 की 1/3 प्लस 2 की 2/3। अब क्या करो, इनका क्यूब कर दो। जब क्यूब करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी a माइनस बी की क्यूब यहाँ लगा दो, या a प्लस बी की क्यूब यहाँ लगा दो। लेकिन एग्जाम में अपने को फास्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे जो वैल्यू एग्जामिनर आपको कैसे कैसे पूछ सकता है, वैसे पूछ सकता है 2 प्लस 2 की 1/3 प्लस 2 की 2/3, तीनों प्लस में आ गए। ये ऐसे दे सकता है 2। अब देखो यहाँ के अपने को साइन देखनी है बस, यानी 2 -2 की 1/3 -2 की 2/3। तीसरा दे सकता है x = 2 प्लस 2 की 1/3 -2 की 2/3। ये ऐसे दे सकता है 2 -2 की 1/3 जमा 2 की 2/3। आपको ऐसी वैल्यू देगा। देखो यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस और प्लस, ये 4 ही केस पॉसिबल है आपके। तो इसमें अपने को क्या ध्यान देना है, जहां पे भी आपको सेम साइन दिख जाए यहाँ पे, यानी सेम साइन, देखो प्लस प्लस माइनस माइनस, एक फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट क्या होगा, यहाँ पे देखो ये 2 2 2 रहेगा, यहाँ पे 4 4 4 आ जाएगा, 5 5 5 आ जाएगा। तो जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसको मैं ए ले रहा हूँ। तो जहां पे भी मेरा सेम साइन हो, यानी प्लस प्लस माइनस माइनस, तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला होगा किसका, जो आपकी एक्स में जितनी भी टर्म बनेंगी, एक्स में एक्स आना चाहिए, x³ 6x² और 18x। तो जो सेम साइन है उसमें क्या रहेगा आपका a³। ए आपका वो वैल्यू है जो आपकी यहाँ पे बेस में है, a³ देखो सेम साइन है आपके, तो यहाँ लगा दो -3a²। अब यहाँ पे देखो, अब जो साइन है वो लेके चलना है, जैसे यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे a आ गया, यहाँ पे a, और उसकी पावर ये जो ऊपर वाला है वो 1 प्लस, देखो आगे प्लस आ गया, फिर a की पावर आपकी 2। यदि मैं बात करूं, देखो ये तो हो गया पहले का, दूसरे का देखो क्या होगा, दूसरे की यदि बात करूं, देखो साइन आपके सेम है, माइनस माइनस, तो a³ -3a²। अब देखो, अब यहाँ पे आपको चलना है, देखो 2 के आगे माइनस है तो माइनस का 2, 2 को मैं a ले लेता हूँ, और इसकी पावर ऊपर 1 है, फिर आगे फिर माइनस है, a की पावर फिर 2 है। अब तीसरे वाले में चलो, देखो अब जहां भी 1 + 1 माइनस हो, 1 + 1 माइनस हो, तो इनके बीच में आपका प्लस आ जाएगा, यानी a³ +3a²। अब वही देखो यहाँ प्लस है तो प्लस, a की पावर आपका जो ऊपर है, इसके ऊपर वाला पावर माइनस, यहाँ पे a है 2 है, इसका जो ऊपर है वो 2। अब चौथे की बात करूं, देखो एक माइनस है एक प्लस है, तो आपका नेट रिजल्ट प्लस होने वाला है, a³ +3a²। देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस a की पावर ऊपर वाला 1 है, प्लस a की पावर ऊपर वाला 2 है। अब इसमें से आपने से पूछ रखा है चौथे वाला केस, तो चौथे वाला केस के अकॉर्डिंग निकाल दो। देखो a³ a अपना 2 है, तो 2 की क्यूब हो गया 8, प्लस 3 ऑफ a², देखो a अपना 2 है, 2 की 4 4 3 12, माइनस a की पावर, a आपका 2 है, 2 की पावर जो ये ऊपर वाला है, यानी 2 रहेगा, प्लस 2 की पावर, देखो प्लस का निशान है यहाँ पे, 2 की पावर जो ये ऊपर वाला है 4, बस इसको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। 12 और 8 20, 20 और 4 24 में से 2 गया 22, यानी अपना आंसर है। या आपको बस ध्यान रखना है, या फिर इससे करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला खोल दो, क्यूब कर दो दोनों साइड। अब ये क्या है, ये याद करने इजी है आपके लिए, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगे। जब पता है यही क्वेश्चन आना है तो बेटर है आप कोई जो कम टाइम में कर सको वो वैल्यू याद रखो। नेक्स्ट आपको देखो ये कह रहा है ए है वो एक्यूट एंगल है, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको बतानी है, सरलीकृत रूप क्या होगा। इसके लिए आपको पता होना चाहिए cos 180 माइनस थीटा क्या होता है। 4 क्वाड्रेंट होंगे, पहले में कौन पॉजिटिव, दूसरे में कौन पॉजिटिव, तीसरे में कौन, चौथे में कौन। सभी में पढ़ा होगा ऑल साइन टू कोस, यानी इसमें सभी की वैल्यू चेंज्ड वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसमें साइन की चेंज्ड वैल्यू, इसमें टेंजेंट की चेंज्ड वैल्यू, और इसमें कोस की। और 180 डिग्री और 360 डिग्री पे आपकी साइन साइन में रहता है, कोस कोस में रहता है, टेन टेन में रहता है, प्लस प्लस माइनस आ जाता है। जो वैल्यू चेंज होती है वो आपकी 90 डिग्री और 270 डिग्री पे चेंज होती है। जैसे कोस पाई माइनस ए, यानी इसमें चला गया तो माइनस का, और पाई है तो चेंज नहीं होगा, कोस कोस ही रहेगा, यानी ये आ जाएगा माइनस ऑफ कोस ए। फिर आपका कोट 90 + a, 90 + a यानी सेकंड में कोट की वैल्यू नेगेटिव होती है और चेंज हो जाएगा ये टेंजेंट में, तो माइनस टेंजेंट ए, यानी वैल्यू चेंज होती है 90 और 270 पे।
और प्लस माइनस भी आता है, लेकिन 180 और आपका 360 उस पर सिर्फ साइन चेंज होता है, कोस कोस है तो कोस ही रहेगा। जैसे कोस ऑफ माइनस थीटा, तो ये आपका प्लस कोस ऑफ माइनस थीटा होता है कोस थीटा, यानी ये आपका आ गया कोस। ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पे यदि कोई थीटा है तो कोस माइनस थीटा आपका इस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और इस क्वाड्रेंट में आपकी कोस की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, अपॉन टेंजेंट 180 प्लस थीटा, यानी आपका ये चला गया तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे में जो टेंजेंट की चेंज वैल्यू है पॉजिटिव होती है, वो प्लस में रहेगी, यानी वो टेंजेंट ए हो जाएगा। अब टेंजेंट 3π/2 प्लस ए, 3π/2 होगा 3 गुणा 180/2, यानी ये पाई होता है, ये π/2 होता है, ये आपका 2π होता है, ये 3π/2 होता है, यानी 270 प्लस ए टेंजेंट। देखो 270 पे वैल्यू चेंज हो जाएगी और निशान माइनस आ जाएगा, यानी माइनस ऑफ 40। अब साइन 280 माइनस ए, यानी साइन आपका देखो चौथे क्वाड्रेंट में है, और 280 क्या होता है 2π होता है, यानी रहेगा आपका चौथे क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव, लेकिन साइन साइन ही रहेगा, यानी माइनस ऑफ साइन ऑफ ए। अब देखो निशान से निशान काट, माइनस से माइनस गया, माइनस से यहाँ माइनस गया, जो कट रहा है वो काट दो, ये आपका कट रहा है। अब कोस देखो ऊपर क्या बन गया और नीचे देखो टेंजेंट से टेंजेंट कट रहा है, ऊपर बच गया कोस स्क्वायर ए, नीचे बच गया कोट ए इंटू साइन ए। अब कोस स्क्वायर ए अपॉन कोट ए को लिख सकते हैं हम कोस ए बाई साइन ए इंटू साइन ए, साइन से साइन कट गया, एक कोस से एक कोस बच गया, जो आपका आंसर बच गया वो है कोस ए, ये आपका आंसर। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि एक की कोई वैल्यू रख लो, लेकिन एक ही कोई वैल्यू रखोगे तो कोस थीटा और साइन थीटा दो में ही वैल्यू रहेगी, तो वहां पे अपना कंफ्यूजन रहेगा कि स्क्वायर है या फिर कोस है। मान लो एक आ गया, एक आपका कोस में एक कहाँ होता है, कोस में कोस 0 पे होता है, तो कोस स्क्वायर 0 भी आपका एक देगा, कोस 0 भी एक देगा। कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी 5 है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इतना है, ए बी सी इतना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान क्या होगा। देखो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, या तो कोई वैल्यू सेटिस्फाई करा लो या डायरेक्ट रख लो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, वो होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब जो दे रखा है उसमें रख दो, देखो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ये 85 माइनस 3 गुणा ए बी सी, यानी 75 आ गया, ए प्लस बी प्लस सी 5 है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ पे आपका 10 आ गया, इस साइड 5 है, 5 से काट देंगे 2 आ जाएगा, तो जो आपसे पूछा है इसकी वैल्यू वो आ जाएगी आपकी 2। नेक्स्ट देखो ये कह रहा है आपको शेडेड पोर्शन है कुछ, यानी समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की साइड है 6। अब समबाहु त्रिभुज में से आपको ये सर्कल का एरिया जो आपका है, यानी आपको देखो ये एरिया निकालना है जो शेडेड है, यानी ये वाला। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, उसका आधा यदि मैं कर दूंगा, यानी ये मिड पॉइंट है आपका, क्योंकि जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका मिड पॉइंट को नीचे मिलाएंगे, वो आपका क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, यानी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों का यूज कर दिया आपका। जो यहाँ पे 90 डिग्री होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये आपका हाइट भी होता है, ये आपका एल्टीट्यूड वो तो बराबर एल्टीट्यूड भी होगा, और यही आपका जो आपका सरकम सेंटर से लाइन गुजरेगी, यही आपकी सेंट्रोइड से गुजरेगी, और यही आपको इसको सामने वाली भुजा को दो भागों में तोड़ेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल एरिया इसका इस ट्रायंगल का एरिया निकालो सबसे पहले। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इक्विलेटरल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर 36, यानी ये आ गया 9√3। अब क्या है ये एरिया, यानी यहां तक ये एरिया ये आधा है, तो 9√3/2। इसमें से आपको क्या घटाना है, देखो ये सारा सर्कल है, सर्कल की आपको रेडियस दे रखी है 1, यानी यदि ये बात करूं ये आपकी रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये 1 दे रखी है, तो सर्कल का जो ये एरिया है जो आपका इसमें आ रहा है वो चौथाई पार्ट है, तो -1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई होगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर आपको 1 दे रखा है रेडियस, तो 2 दूनी 4 2 पे 11, यानी देखो 1/2 यदि मैं कॉमन ले लूं तो 9√3 - 11 मेरा आंसर है, तो 1/2 कॉमन ले लिया तो 9√3 - 11 बटे सॉरी 7 भी है बटे 7 अपना आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये अगर आपको टेबल दे रखी है सेल्स टर्नओवर है 5 डिफरेंट कंपनीज का, आपको बताना डिफरेंस क्या होगा सेल्स टर्नओवर कंपनी एच और एफ, तो ये एफ है ये एच है, बस दोनों का डिफरेंस आपको बताना है कितना हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 170, 400 में से 230 घटाना है, यानी सिंपल घटाना है आपको बस। ये a-12 है, b-6 है, c-18 है, तो 2abc/9, बस ये आपको गुणा करके डिवाइड करना है, तो 2 गुणा a की जगह 12, b की जगह -6 गुणा 18। देखो यहाँ पे -12 करूंगा, यहाँ पे -6 करूंगा, तो माइनस से माइनस कट के मेरा ऊपर प्लस हो जाएगा बटे 9 दूनी 18। अब 12 छिक 72 और 72 चौके 288, यानी प्लस का 288 आपका आंसर है। नेक्स्ट
ये कह रहा है एक आर्टिकल को 33,000 में बेचने के बाद एक आदमी को 10% का लाभ होता है। जब 10% का लाभ होगा, कोई भी वैल्यू है, परसेंटेज की यदि बात करें तो क्रय मूल्य 100% है, 10% का लाभ यानी विक्रय मूल्य 110% है। तो मैं कह सकता हूं मेरे 110% की वैल्यू है वो 33,000 है। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 300। अब आपसे पूछा है 20% का लाभ कमाने के लिए किस पे बेचेगा? वही 10% का लाभ कमाने के लिए 110 पे बेच रहा है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 120% पे बेचेगा। तो 120% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 300 गुणा 120, ये आपका आ जाएगा 36,000। ये आपका आंसर है। या इसके लिए कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं थी। 110% की वैल्यू इतनी, एक की वैल्यू 300 आ जाएगी, और 20 की आपकी कितनी आ जाएगी? 300 गुणा 600, सॉरी 300 गुणा 120। ये कह रहा है एक क्रिकेट है, उसकी 9 इनिंग में एवरेज है वो आपका 58 में, यानी देखो 9 इनिंग है, एवरेज 58 का मतलब है कि जो 9 इनिंग है प्रत्येक में उसने एटलीस्ट 58 रन प्रत्येक ने सबने बना रखे हैं उसने, यानी 58 रन सब 9 इनिंग में है। अब कह रहा है कितने रन उसको 10वीं इनिंग में बनाने चाहिए कि उसका एवरेज है जो 61 हो जाए। अब उसको क्या करना है? अब देखो 9 में 58 था, अब 10 में 61 चाहिए, यानी सबसे पहले उसको क्या तो करना पड़ेगा, जो 10th पारी है उसमें 61 रन तो बनाने ही बनाने होंगे, प्लस जो जो बाकी 9 पारी थी उन 9 पारी में इसने पहले 58 बनाई थी, तो यदि उनको 61 करना है तो 3-3 रन और बनाने पड़ेंगे उनके नाम के, जो पहला कमी था, पहले में कमी थी, यानी 3+3+3+3+3+3, तो 9 पारी के 3-3 जोड़ेगा तो वो भी 61 हो गई, ये भी 61 है, सभी का एवरेज क्या आ जाएगा? 61 आ जाएगा। तो 9 पारी में ऐड करेगा तो 27 और बनाने हैं, तो 61 और 27 88 उसको एटलीस्ट रन बनाने ही पड़ेंगे। 88 रन बना देगा तो इसमें 61 हो जाएंगे, बाकी जो वहां कमी थी वो आपकी ये पूरी कर लेंगे। नेक्स्ट है, ये कह रहा है मीन प्रपोर्शन, मध्य समानुपाती माध्य ज्ञात करना आपको। वो क्या होता है? रूट दोनों का, यदि दो संख्याएं ए और बी हैं उनका मध्य समानुपाती क्या होगा? रूट लेके उनकी गुणा कर दो, यानी 25 गुणा 225। अब 25 का रूट करेंगे 5 बाहर आ जाएगा, 225 का करेंगे 15 बाहर आ जाएगा, और 15 पंजे 75, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है पवन है किसी काम को 32 दिन में कर सकता है, वो 8 दिन काम करता है और काम छोड़ देता है, उसके बाद संदीप है वो फिनिश करता है बचे हुए काम को 27 दिन में। अब कितने दिन पवन और संदीप दोनों मिलकर करेंगे? इसके दो मेथड है। पहला देखो, पवन 32 दिन में करता है, 8 दिन काम किया, यानी कितना भाग कर लिया ये निकाल लो, 8/32 1/4, यानी पवन देखो 32 दिन में करता था, अब उसने 1/4 काम कर लिया, तो बच्चा 3/4, 1/4 कैसे आया है? 8/32 करके, और 1/4 आ जाएगा, अब एक में से घटा देंगे तो 3/4 आ जाएगा। 3/4 काम करता है 27 दिन में, पूरा काम कितने दिन में करेगा? देखो 3×7 9 36, उस साइड जाके उल्टा हो जाता है, तो पूरा 36 दिन में करेगा कौन? ये आपका संदीप। पवन 32 दिन में करता है, संदीप 36 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? एलसीएम लो और सोल्व करो। दूसरा मेथड क्या है इसका, वो देखो, वो आपका आसान है। पवन 32 दिन में करता है, उसने 8 दिन काम किया, मैं ये कह सकता हूं कि पवन यदि लगातार काम करता है तो 32 दिन में करता, अब उसने 8 दिन काम किया, यानी पवन का 24 दिन का काम मेरा बाकी है। देखो पवन का एक दिन का काम पी मान लिया, तो 24 दिन का कितना होगा? P×24। और यही काम आपका कह रहा है संदीप ने किया है कितने दिन में? एस, तो संदीप का एक दिन का काम एस है, यही काम इसने 27 दिन में किया है, तो यहाँ से आपकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो यहाँ से P/S आ जाएगा 27/24, यानी 9:8। अब पवन का एक दिन का काम 9 है, संदीप का 8 है। अब ये कहता स्टार्टिंग में पवन किसी काम को 32 दिन में कर सकता है, तो कुल काम क्या हो गया? पवन का एक दिन का काम 9 है, 32 दिन में पूरा कर दिया, तो 32 गुणा 9 हो गया। अब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? देखो दोनों का एक दिन का काम 17 हो गया बटे 17, इस चीज को सोल्व करना है। देखो 9 दूनी 18, और 9 27 और 1 28, 17। देखो 17 एकम 17, यानी 1 पे गया। अब कितना बचा? 118, 17 छिक्का 102, और बच गया 16/17। ये आपका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है, ये रेशो है दो संख्याओं की 6 7, HCF 3 है, तो एलसीएम क्या होगा? जब भी आपको दो संख्याओं की रेशो दे रखी हो, HCF दे रखी हो, तो देखो ए और बी यदि आपको संख्याओं की रेशो दे रखी है, और के यदि आपको HCF दे रखा है, यानी महत्तम समापवर्तक, तो लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम होता है A×B×K, डायरेक्ट इनकी गुणा कर दो, तो 6 7 42, 42 दिया 126, ये आपका आंसर है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो HCF 3 है, HCF वो कॉमन फैक्टर होता है जो संख्याओं में से निकल के आपको रेशो देता है, तो यानी संख्याएं आ जाएंगी आपकी 18 और 7 21। अब 18 और 21 का जो HCF हो जाएगा, सॉरी जो एलसीएम हो जाएगा, अब एलसीएम निकालो 18 और 21 का। देखो 3 3 6 18, 3 7 21, एलसीएम क्या होगा? अब तीनों की गुणा, 3 गुणा 6 गुणा 7, यही अपन ने किया है, 3 गुणा 6 गुणा। नेक्स्ट है, कह रहा है PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्यू पे, यानी ये P है, ये Q है, ये R है। अब लेंथ ऑफ PQ है वो 5 है, अब PRQ ये आपका 30 डिग्री है। अब आपसे पूछा है लेंथ ऑफ QR, यानी ये लेंथ क्या होगी? बस आपको एक ध्यान रखना है, देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 हो गया, किसी भी ट्रायंगल में
यदि ये एंगल 30 है, ये 90 है, ये जो 60 है, दो साइड की रेशो है वो देखो 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने आपका 1 होता है और यहाँ पे 2 होता है, यानी जो रेशो साइड की रहने वाली है वो 1:√3:2 रहने वाली है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 दे रखा है, यानी 1 की वैल्यू 5 है तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5√3। तो ये आपका आंसर है। यदि कल को आपसे पूछ ले पी आर क्या हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू 5 है, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। इसको प्रूव कर लो। 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25 और 5√3 का स्क्वायर 25 या 75, 75 + 25 100। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक दुकानदार है, वो डिस्काउंट अलाउ करता है 12% का और गेन कर रहा है 18%। मार्क प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस 528 है। देखो अब कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, इनमें एक रेशो होती है, वो होती है 100 माइनस डिस्काउंट, यानी 100 माइनस छूट, रेशो 100 प्लस प्रॉफिट या फिर 100 माइनस लॉस। यदि प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट, लॉस हुआ है तो लॉस घटा दो। अब डिस्काउंट यानी छूट, छूट आपको कह रहा है 12% है, तो 100 में से 12 गया 88, रेशो यहाँ प्रॉफिट हुआ है कितना 18% का, तो ये आ गया 118। ये कॉस्ट प्राइस है, ये आपका मार्क प्राइस है। अब कह रहा है कॉस्ट प्राइस 528 है, यानी 88 की वैल्यू दे रखी है 528, कह रहा है 118 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो 88 से काटना है, ये कितने पे जाएगा 6 पे जा रहा है। देखो 8 6 48, 4 और 8 6 48 और 4 52, यानी इसका 6 गुना ये, तो बस इसको भी 6 से गुना कर दो, यानी 8 6 48, 4 और 11 6 66 और 4 70, यानी आपका आंसर आ गया 708। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है ओ एक पॉइंट है इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल, अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दे रखी है। अब जो तीनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती हैं, यदि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इन सब का जो जोड़ होता है वो अपना ट्रायंगल की हाइट के बराबर होता है। हाइट यदि मैं h मान लूँ, जो होता है अपना √3/2 इंटू साइड ए मान लो a, वो क्या होगा इन तीनों परपेंडिकुलर का जोड़ होगा, यानी ये a1 मान लो, ये a2, ये a3, a1 जमा a2 जमा a3। अब देखो √3/2 इंटू ए है, तो a को निकालूंगा तो मैं तीनों को जोड़ करके उस साइड 2/√3 कर दूंगा, या फिर डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला आपको पता होगा, आपको पिरामिड बताना है, तो ट्रायंगल की जो साइड होती है वो डायरेक्ट क्या होगी, वो होगी 2/√3 इंटू जो तीनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उनका जोड़, यानी √3 + 2√3 + 5√3। देखो 5 और 2 7 और 1 8, 8√3 आ गया। अब √3 से √3 कट जाएगा और 8 दूनी 16 आ जाएगा, यानी साइड 16 आ गई। और आपको प्रीमा पूछा है तो 16 की है, 16 की है, 16 की है, 16 की है 48, वो क्या होगा इसकी भुजाओं का जोड़। बस आपका यही था, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।